ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तरफ हम पॉलिटिकल सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हिस्ट्री से संबंधित भी हमारे टॉपिक चल रहे हैं और साथ में हिंदी विषय की लाइव क्लासें भी चल रही हैं। इसी क्रम में आज हम पॉलिटिकल में भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ और भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं और उसके बाद फिर हम अनुसूची, भाग और अनुच्छेद इनको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले समझिए भारतीय संविधान की विशेषता में भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, इन पॉइंटों को मैं लिखा रहा हूँ और साथ में उनको समझा दूंगा। आप लोग उन पॉइंटों को लिख लेना। तो सबसे पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, देखो कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में आत्मनिर्भर होगा। यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। तो ये सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की। दूसरी विशेषता देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब यहाँ पर समझिए, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो लिखित संविधान है और दूसरी बात विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहीं पर देखिए, अमेरिका का संविधान की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब वहीं देखिए, दूसरी ओर हम बात करते हैं, संविधान है अमेरिका के संविधान की बात करेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि अमेरिका का संविधान किस प्रकार का है, तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान। और ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है, अलिखित संविधान। तो भारत के संविधान की ये दो विशेषताएं होगी। सबसे पहली विशेषता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में आत्मनिर्भर होगा। दूसरी बात हमने कही कि सबसे बड़ा लिखित संविधान। तीसरी विशेषता क्या है, देखो, विभिन्न स्रोतों से विहित है। ये विभिन्न स्रोतों से विहित। हमने पहले भी इसकी बात की थी। जब भारत का संविधान बनाया गया, उसे बनाने में 60 से अधिक देशों के, ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में 60 से अधिक देशों के संविधानों का 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। ठीक है, का अध्ययन किया गया। लेकिन इसमें मैंने एक बात और बताई थी कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव की अगर बात करेंगे तो किसका है प्रभाव, भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 का है। किसका है, 1935 का पड़ा है। ठीक है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करेंगे। भारतीय संविधान की चौथी विशेषता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली होगी, तो संसदीय शासन प्रणाली की यहाँ पर बात की गई है।
अब देखिए, संघात्मक जो सरकार होती है वो दो प्रकार की होती है। संघात्मक सरकारें कितने प्रकार की होती हैं? संघात्मक जो सरकार है ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है संसदीय शासन होता है, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अध्यक्षात्मक शासन और दूसरा क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन और दूसरा संसदीय शासन। दूसरा शासन क्या कहलाता है? संसदीय शासन। संसदीय शासन। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, संसदीय शासन, इसमें देखो जो यहाँ पर वास्तविक प्रमुख होता है, इसमें अध्यक्षात्मक शासन में वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। किसका? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। जबकि संसदीय शासन में क्या होता है? संसदीय शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, पीएम होता है। प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है, अध्यक्षात्मक शासन और संसदीय शासन। अध्यक्षात्मक शासन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमेरिका में देखो प्रेसिडेंट ही प्रमुख होते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और भारत की बात करेंगे, जैसे भारत में क्या होता है? भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इतनी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली, ठीक है। तो संसदीय शासन तक आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहली विशेषता हमने क्या कहा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में आत्मनिर्भर होगा। दूसरा क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जैसे अमेरिका का लिखित संविधान और ब्रिटेन का क्या है? अलिखित संविधान। तीसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित। भारतीय संविधान को बनाने में 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, लेकिन उसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसके अलावा अगली विशेषता हमने बात की संसदीय शासन प्रणाली। तो हमने कहा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब संघात्मक सरकार दो प्रकार की होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन होता है, एक संसदीय शासन। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में। लेकिन संसदीय शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि भारत। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ और समझते हैं। कुछ और विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, इनको भी समझते हुए चलना, क्योंकि विशेषताओं को समझेंगे तो फिर आगे की चीजें हम समझने में हमें काफी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली विशेषता क्या कहेगी? देखो, भारतीय संविधान की एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें नम्यता और अनम्यता दोनों का समन्वय है। अब ये नम्यता और अनम्यता क्या होता है, इसको भी समझना। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों का समन्वय है, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता की बात करेंगे कि नम्यता मतलब लचीला और अनम्यता मतलब कठोरता का समन्वय है। तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है? यह लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। अब यहाँ पर समझना, इसका मतलब क्या है लचीला और कठोर? इसमें कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से हो सकते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं इनको भी समझो, हो सकते हैं। सबसे पहले होता है साधारण बहुमत द्वारा, एक साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है, बहुमत से। दूसरा क्या होता है? विशेष बहुमत से। दूसरा होता है विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है, बहुमत से। तीसरा क्या होता है? विशेष बहुमत प्लस
विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, अधिक राज्यों का भी क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, समर्थन। अब देखो, अगर साधारण बहुमत से विधेयक पास होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, भारतीय संविधान लचीला है। कैसा है, लचीला, मतलब इसमें क्या है, नम्यता पाई जाती है, नम्यता है। लेकिन अगर विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन है तो इसे हम क्या कहेंगे, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, मतलब अनम्यता पाई जाती है, अनम्यता। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि भारतीय संविधान में की विशेषता क्या है, इसमें नम्यता और अनम्यता दोनों का ही समन्वय है, एक ही विशेषता नहीं है बल्कि दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करेंगे तो ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का है, ब्रिटेन में के संविधान में अनम्यता मतलब नम्यता मतलब लचीला पाया जाता है, लचीला संविधान है। वहाँ पर साधारण रूप से उसमें संविधान में संशोधन हो जाता है क्योंकि वो लिखित नहीं है, अलिखित है। और अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान किस प्रकार का है, तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, मतलब उसमें अनम्यता पाई जाती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करते हैं, भारतीय संविधान की और क्या विशेषता है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और तीसरी चीज क्या होती है, न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है कि जो विधायिका और कार्यपालिका है, इन दोनों, ये दोनों अगर कुछ गलत तरीके से कोई विधेयक पास करते हैं या कुछ गलत तरीके का काम करते हैं तो ऐसे में न्यायपालिका वहां पर, न्यायपालिका क्या करेगी, न्याय दिलाने का काम करती है। और कभी अगर मूल अधिकारों का हनन होता है नागरिकों के तो ऐसे में न्यायपालिका उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, की व्यवस्था है जो क्या करती है, जो नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करती है, मूल अधिकारों का संरक्षण करेगी, तो ये भारतीय संविधान की व्यवस्था विशेषता है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देखो अगली विशेषता, इसमें क्या है, देखो एक और विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तरफ तो संसदीय प्रभुता है और दूसरी तरफ किसकी प्रभुता है, न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। संसदीय प्रभुता, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता का क्या है, सर्वोच्चता का समन्वय है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता क्या है, इसमें संसदीय प्रभुता मतलब संसद अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि संसदीय प्रभुता पाई जाती है, मतलब संविधान अपने आप में, संसद अपने आप में सर्वोच्च है। लेकिन दूसरी ओर न्यायिक सर्वोच्चता, न्याय भी अपने आप में सर्वोच्च है। अब देखो, अगर कभी संसद कोई गलत विधेयक पास करती है तो ऐसे में न्यायपालिका उसे दंड दे सकती है, या कह सकते हो यदि संसद कभी, अब यहाँ पर समझना है कि यदि संसद कभी कोई ऐसा विधेयक पास करती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है तो ऐसे में न्यायपालिका क्या कर सकती है, नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उस विधेयक को समाप्त कर सकती है। ठीक है। अब दूसरी ओर देखो, अगर कभी न्यायपालिका कोई ऐसा डिसीजन देती है जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ होता है तो ऐसे में संसद क्या कर सकती है, संसद उस जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें ही उनके पद से हटा सकती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह संसद के बनाए गए नियमों को भी निरस्त कर सकती है। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम कि भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है। संवैधानिक संसदीय शासन व्यवस्था है तो संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, सर्वोच्च बनाया गया है, बनाया गया है। लेकिन क्या हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी संसद द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा गैर संवैधानिक नियमों को निरस्त कर सकती है, निरस्त कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। ठीक है, वैसे तो संसद सर्वोच्च है, लेकिन अगर संसद कोई ऐसे गैर संवैधानिक नियमों को बनाती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह उन गैर संवैधानिक नियमों को समाप्त कर सकती है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ विशेषताएं थी, कुछ और विशेषताएं समझते हैं आगे। अन्य विशेषताओं को भी देखते हैं, भारतीय संविधान की और क्या विशेषताएं हैं, इन पर भी आप लोग फोकस करेंगे। एक एक करके इन विशेषताओं को आपने न केवल लिखना है बल्कि समझना भी है। मुख्य ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि समझने वाला है, इसको लिखने से ज़्यादा इसकी जो अहमियत है वो समझने से है, क्योंकि ये समझ आएगा तो फिर आगे चीज़ें हमें पढ़ने में मदद मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की विशेषताएं होती है। एक एक विशेषता को बिल्कुल फोकस करते हुए समझना, उन पर ध्यान देंगे। ये रटने वाला टॉपिक नहीं है बल्कि समझने वाला पूरा का पूरा टॉपिक है। अब और क्या विशेषता है देखो, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का समन्वय भी है। ठीक है, नंबर 7 या 8 जो भी हो रहा है, मूल अधिकार कौमा नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का समन्वय है। मूल कर्तव्यों का समन्वय पाया जाता है। मतलब क्या है देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा अगली विशेषता देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का प्रावधान। अब भारतीय संविधान में क्या है देखो, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, मतलब भारत में केवल भारत की नागरिकता होगी, अन्य कोई नागरिकता नहीं हो सकती। केवल इससे पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन अब वहां भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर हो गया? इसके अलावा यहाँ पर देखो, अमेरिका में कैसी नागरिकता है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता। ठीक है, इसको याद रखना। और ब्रिटेन में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता, तो ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि यहाँ अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, अगली विशेषता वयस्क मताधिकार। अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। अब देखो, भारत में लोकसभा मताधिकार, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, और इसके अलावा जो पंचायती राज होते हैं, यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। वयस्क मताधिकार के लिए जो आयु है, एज है, वो कितने वर्ष है, तो 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष होती थी। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संशोधन हुआ, वहाँ संशोधन 1989, संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए, वयस्क मताधिकार के लिए, मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है,
तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। पहले 21 वर्ष होती थी, लेकिन अब कितनी है, 18 वर्ष है। क्लियर हो गया। अगली विशेषता की बात करते हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है, नंबर 11 में आते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। अब भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है सर्वोच्चता, कि भारत में सबसे बड़ा किसे माना गया है, संविधान को माना गया है। क्लियर हो गया। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता। जबकि अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में बात करेंगे तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है, सर्वोच्चता। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में किसकी सर्वोच्चता है, तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान है। मतलब ये हो गया संविधान की सर्वोच्चता। चाहे सुप्रीम कोर्ट है तो संविधान के आधार पर ही है, क्योंकि जब संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, तभी वहां पर सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरा देखिए, दूसरी बात अगर हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अलावा संसद की भी बात करें तो संसद भी तब है जब वहां पर संविधान में उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो जब संविधान है तभी ये सारे पद हैं, बिना संविधान के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे सर्वोच्च भारत में क्या माना गया है, संविधान को सर्वोच्च माना गया। अब देखिए इसके अलावा अगली विशेषता क्या है, स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकायों का गठन। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है। स्वतंत्र निकाय मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र निकायों की स्थापना। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्या है, सेवा आयोग, एक स्वतंत्र निकाय होता है। ऐसे ही देखो निर्वाचन आयोग भी क्या होता है, एक स्वतंत्र निकाय होता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके अलावा और किसकी व्यवस्था है यहाँ पर, सीएजी, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, सीएजी। तो इस तरीके के कई सारे पद हैं जिन्हें हम स्वतंत्र निकाय के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र निकायों की स्थापना भारतीय संविधान में करने की व्यवस्था की गई। अब देखिए अगली विशेषता की बात करते हैं, तो यहाँ पर भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पॉइंट नंबर 30, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान भाग कितने में, भाग 18 में, और अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इसमें देखिए अनुच्छेद 352 में किस प्रकार का आपातकाल की व्यवस्था है, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात, जब देश में कभी कोई बाह्य आक्रमण होते हैं या कोई आंतरिक विद्रोह हो जाता है तो ऐसे में राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है। फिर 356 देखिए, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा देखिए आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की भी व्यवस्था की गई है, वित्तीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात क्या होता है, जब राज्य में कभी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है। और 360 में वित्तीय आपात का मतलब क्या होता है, यदि देश में कभी धन संबंधी कोई आपदा आ जाती है तो ऐसे में वित्तीय आपात की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और विशेषता क्या है, इसको भी हम समझते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट विशेषता समझते हैं। यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार कौन कौन सी होती है, देखो पहले मूल रूप से तो 2 स्तर की सरकारें थी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, त्रिस्तरीय सरकार। अब त्रिस्तरीय सरकार कौन कौन सी होती है, देखो पहली कौन सी होती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार होती है। दूसरी कौन सी होती है, राज्य सरकार,
राज्य सरकार। और तीसरी कौन सी होती है, इसको समझना। नंबर 3 स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार होती है, स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार की व्यवस्था कब की गई, एक 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा और 74वें संशोधन 1992 के द्वारा, 92-93 के द्वारा, हाँ 1992। इससे तो क्या जोड़ा गया 73वें संविधान द्वारा, पंचायती राज, पंचायती राज को जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया, नगर पालिका। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही समझेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम एक तो अनुसूचियां मैंने ऑलरेडी पहले टॉपिक में बता रखी है, उनको एक बार फिर से समझ लेंगे और फिर हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 की बात यहाँ पर करेंगे, जिसमें भाग 1 केंद्र और राज्य से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।